नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। नेपाल में उठा राजनीतिक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। आगजनी, हिंसा और अराजकता के बाद अब नेपाल एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। देश को फिर से खड़ा करने की कवायद जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांटों भरा ये ताज किसके से सजेगा। देश में लोकतंत्र को खाक कर देने वाला जेएनजी आंदोलन अब दो गुटों में बंट चुका है। एक गुट पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहा है, तो दूसरा गुट काठमांडू के मेयर और युवा नेता बालेन शाह के नाम पर अड़ा है। और इसी बीच लाइटमैन के नाम से मशहूर कुलमान घिसिंग का नाम भी रेस में आ गया है। हजारों की संख्या में कैदियों का जेल से फरार होना, अरबों की संपत्ति का नुकसान और अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से चौपट हो जाना। ऐसे में नेपाल को संभालने के लिए किस दावेदार में है वो काबिलियत? कौन बनेगा नेपाल का अगला अंतरिम प्रधानमंत्री? इन्हीं सवालों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। धुआं धुआं हुए नेपाल के लोकतंत्र को फिर से खड़ा करने की कवायद चल रही है, लेकिन अब तक अंतरिम पीएम के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। नेपाल में संवैधानिक संस्थाओं को खाक करने वाला युवाओं का समूह जेएनजेड अब दो टुकड़ों में बंट गया है। इतना ही नहीं, सेना मुख्यालय के बाहर दोनों गुटों में हाथापाई तक हो गई। इसमें कई युवक घायल हो गए। सेना मुख्यालय में बातचीत के दौरान एक गुट बालेन शाह और दूसरा गुट सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री के नाम को लेकर सेना मुख्यालय में 2 दिन से प्रदर्शनकारी गुटों के साथ बातचीत चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि तहस नहस नेपाल को संभालने किसके सिर सजेगा कांटों भरा ताज, जबकि दावेदारों की है कतार। Current immediate concern is the law and order of the country, and in order to maintain the law and order of the country demands the person who knows about the law and order. And current Chief Justice Sushila Karki is the right option, I think that. But Gen-Zs are also demanding the Balen and the Harka Sampang. But they should, I think, in my point of view, they should prepare for the next general election. For that, they should not focus on maintaining the law and order, but they should prepare for anything big. Not nearly Prime Minister, it is the interim government aid. I correct it. Here is the mainly conflict between the different group that will be the somehow are saying the Harka Sampang should be the leader of the interim government. Some are saying the balance should be the balance should be the interim government head, and some are saying that the Chief Justice, Nepal Supreme Court Chief Justice Sushila Karki should be the interim government head. Running country is not a easy thing, so we must need various experience to run a country. So for the right now, we have only one good option, that is Sushila Karki, because she at least know how to run a country to manage everything until the next election happen. अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर बुधवार शाम तक पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनने की खबर आई थी, लेकिन गुरुवार दोपहर तक लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम सामने आ गया। जेएनजेड में उभर कर आए बालेन शाह के नाम की चर्चा भी अभी खत्म नहीं हुई है। नेपाल में क्या होगा, कांटों भरा ताज किसके सर सजेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन जो अंतरिम प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला दावेदार कुलमान घिसिंग, जन्म 25 नवंबर 1970, रामेछाप, नेपाल के मशहूर विद्युत अभियंता। भारत, जमशेदपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व प्रबंध निदेशक, बिजली कटौती खत्म करने और एनईए को मुनाफे में लाने के लिए प्रसिद्ध। जनता में नेपाल का पावरमैन या बिजली मैन के नाम से लोकप्रिय। दूसरी दावेदार सुशीला कार्की, जन्म 7 जून 1952, विराटनगर, नेपाल। बीएचयू बनारस से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री ली। 2016 नेपाल की सर्वोच्च अदालत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त फैसलों के लिए जानी जाती। जेएनजेड प्रदर्शनकारियों द्वारा नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए नामित। तीसरे दावेदार बालेन शाह, जन्म 11 अप्रैल 1990, काठमांडू, नेपाल। जेएनजेड आंदोलन के प्रमुख चेहरा है। काठमांडू के मेयर, रैपर और सोशल एक्टिविस्ट हैं। शिक्षा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर बने। भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के लिए जाने जाते हैं।
शहर के विकास और सफाई के लिए कई अभियान चलाए हैं। ये पहली बात तो हम वेलकम करते हैं कि कोई एक लेजिटिमेट सरकार निकलती है। ये नहीं है कि टोटल कयास हो गया है। जो हालांकि जो हुआ है नेपाल में बेहद दुखद है, वायलेंस एंड किलिंग्स, बर्निंग्स, इतना तो वो बिल्कुल कंडेमनेबल ही नहीं होना, शॉकिंग है। बट अभी जो हो रहा है, अभी देखना है आज के 1, 2, 3 दिन में कि कार्की को किस तरह से आर्मी का वर्किंग रिलेशनशिप होगा अगर उनको नॉमिनेट कुछ किया जाता है, कितने समय के लिए होगा अगर उसका कोई हिसाब दें, या ओपन एंडेड है कि इलेक्शन होंगी दोबारा, ये केयर टेकर होंगी। इस तरह के प्रश्नों का आई थिंक जवाब अगले 1-2 दिन में मिलेगा। बट उससे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये देखना कि ये जो जेन जी का जो आपके ये रेवोल्यूशन रेबेलियन जो भी है, उसमें से कौन कौन से नेता इनके साथ जुड़ते हैं, और क्या नेपाल जो हुआ है अभी तख्ता पलटी कहेंगे, क्या पूरा का पूरा नेपाल मेजॉरिटी रूप से इससे एग्री करता है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। नेपाल में ओली सरकार के तख्ता पलट के लिए हुई आगजनी और हिंसा के कारण देश को भारी नुकसान हुआ है। इस हिंसा में 34 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग जख्मी हैं। अनुमानों के अनुसार हिंसा आगजनी में अरबों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। सबसे चौंकाने वाली घटना विभिन्न जेलों में 13,000 से अधिक कैदियों का फरार होना है, जिनमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय कैदी भी शामिल थे। जेलों से हथियार भी लूटे गए। ये घटना देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस तख्तापलट ने पहले से ही भुखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहे नेपाल की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। पर्यटन, जो देश की आय का एक प्रमुख स्रोत था, उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस विनाश के बाद अंतरिम सरकार के सामने नेपाल को फिर से खड़ा करने की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरह से अंतरिम सरकार को लेकर खींचतान चल रही है, वो भी कई आशंकाओं को जन्म देती है। क्या नेपाल में फिर से अंतरिम सरकार का गठन हो पाएगा, या फिर सेना के हाथ में जाएगी कमान? चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। तो आखिरकार नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, और अब सबसे ज्यादा जो चर्चा है, सब कुछ खो देने के बाद, सब कुछ राख राख धुआं धुआं हो गया, और उसके बाद अब एक बात की आखिरकार अब नेतृत्व किसके हाथ होगा? जो भी होगा, जिसका भी चेहरा होगा, लगातार 3 नाम जो आपको दिखाए हैं वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा कौन? लेकिन क्या चुनौतियां कम नहीं होंगी? देखिए, करीब 13,500 कैदी ऐसे हैं जो वहां से फरार हुए हैं। कहाँ जाएंगे? क्या स्थितियां परिस्थितियां होंगी? सुप्रीम कोर्ट जलकर राख, पूरी फाइलें जलकर राख, संसद जलकर राख, कहां से आप चीजों को लाएंगे? जो भी प्राइम मिनिस्टर अब होगा, उसके लिए बड़ी चुनौती होगी नेपाल को वापस वैसा खड़ा करना, उस चीज में उसको आगे ले जाना, क्योंकि हर चीज हर तरीके से पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती जैसा भी होगा। और फिर सबसे पहले तो ये कि आखिर किसकी रजामंदी से, उस सहमति से वो किसे चुनते हैं, कौन आगे आता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर, ये बहुत बड़ी सवाल है। थोड़ा सा चिंता का विषय जो ये था, जो अभी हमने कहा कि जो 13,500 कैदी फरार हुए हैं, उन्हें आप कहां से ढूंढेंगे, कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ी बात है, जब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करने की कोशिश करें तो भारत नेपाल बॉर्डर पर वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। माना कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बहुत अलर्ट है, लेकिन वो लोग कहां, किस हिस्से में जा रहे हैं, किस सीमा से भागेंगे, कहां होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कौन थे वो 13,500 कैदी जो फरार हुए हैं, जो भागे हैं? आप सोचिए कि वो किन किन अपराधों में जेल में रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी चीजें आई हैं, बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया है जो भी अगला नेतृत्व संभालेगा। और जहां पे बॉर्डर लगी हुई है, सीमाएं लगी हुई हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत ज्यादा गंभीरता से इस पर चर्चा की जरूरत है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गोपाल सामंतो। गोपाल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं निपुण आलम बयान। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से घनश्याम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इंदुकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। निपुण जी, आवाज पहुंच रही मेरी? निपुण जी, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आप एक विदेश मामलों के जानकार हैं,
हमारा जब पड़ोसी मुल्क होता है, हमारा पड़ोसी होता है, वहाँ जो कोई भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हैं, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बाद में आएंगे क्योंकि हमें अभी इतना ज़्यादा सोचने की या चिंता की बात नहीं है। लेकिन नेपाल को लेके, अब उसके नेतृत्व को लेके जहाँ सब कुछ चौपट हो चुका है, वहां आगे बढ़ने की बात हो रही है। दूसरी चीज सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, आप सोचिए कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो फरार हुए हैं, 13,500 कैदियों का फरार होना छोटी सी बात नहीं होती। कहां जाएंगे, कौन सी सीमा होगी? भले ही सब जगह अलर्ट किया हुआ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितना सोचने की जरूरत, भारत को कितना सोचने की जरूरत है। दूसरी चीज ये भी कि जो स्थितियां परिस्थितियां बनी, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट आने वाले समय में हमें दिखेगा। हाँ राखी जी, बड़ा सुंदर प्रश्न आपका है। और देखिए क्या है कि जो आपने कहा कि करीब 13,000, देखिए भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है ना, वो बहुत ही कंजस्टेड बॉर्डर है। और हम जानते हैं कि पूरे बॉर्डर पर आप कितना ही फोर्स डिप्लॉयड कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चप्पे चप्पे पे रोक सकें। कई गांव तो इस प्रकार से हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर भारत का गांव है और कहाँ पर आपका नेपाल का गांव है। तो ऐसे बॉर्डर पे किसी तरह की भी होने वाली घुसपैठ को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम जानते ये भी हैं कि ना तो हमें वीजा की जरूरत है नेपाल जाने के लिए, ना नेपाल के लोगों को भारत में आने के लिए। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन अपराधी और कौन अपराधी नहीं है? तो ये एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है और भारत के लिए निश्चित रूप से। और निश्चित रूप से क्या दिक्कत ये भी है कि 3 साइड से हम नेपाल से घिरे हैं और नेपाल का हमारा जो रूट है वो लैंड रूट से। आप देखिए, अगर चीन में जाना है नेपाल का किसी व्यक्ति को, तो उसको माउंटेन और हिल्स एरिया से निकल के जाना होगा, जो आसान नहीं है। जबकि भारत में आना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो ये एक तो बड़ी चुनौती हमारे लिए, एक इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंज बनता है। और बड़ी भारी मात्रा में देखिए क्या है कि जो मधेशी एरिया है, जो हम देखते हैं प्लेन एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, लोकल भाषा में वहां पर मधेश को मतलब प्लेन को वहां पर मधेश बोला जाता है। तो वो जो रीजन आपका है, उनका हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। आप रोटी बेटी का समझ, यानी कि व्यापारिक रिश्ते और पारिवारिक रिश्ते, ये और भी चीजों को क्या कर देते हैं, टेंस कर देते हैं कि इजिली अगर वो चाहेंगे नेपाली आना भारत में, तो भारतीय काफी लोग हैं, फैमिली पर्सन होने के नाते एक कल्चरल कनेक्टिविटीज है, रिलीजियस कनेक्टिविटीज है, तो वो इजिली उनको शरण भी दे सकते हैं, उन्हें ला भी सकते हैं। तो ये एक चुनौती भारत के लिए बहुत बड़ी बनती है। और देखिए लगातार हमारी ओर जिस प्रकार से चारों ओर अस्थिरता का वातावरण, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो हमने देखा जब जब जिस देश में अस्थिरता हुई तो हमारे सीमाओं पर तनाव बना। और तनाव इतना बड़ा कि घुसपैठ एक बड़ी मात्रा में, चाहे वो बांग्लादेश की ओर से हो, हमने देखा कि कई दशकों तक हमने तमिली शरणार्थियों को रखा। बांग्लादेश से भी आने वाले शरणार्थी, आप देखिए असम है, बहुत सारे एरियाज यहाँ पर है जहाँ पे आपको आज तक दिक्कत हो रही है। असम के अंदर 70 से पहले आने शुरू हो गए थे, तो आप देखिए आज तक समस्या बनी हुई है। तो वही समस्या मुझे नेपाल की ओर से, और नेपाल की तो आप जानते हैं राखी जी, हमारे यहाँ पर बड़ी मात्रा में काम करने के लिए भी लोग आते हैं, तो उनका भी एक पारिवारिक लिंक होंगे, वो बुला सकते हैं, ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत चिंता का विषय हमारे लिए है। जितना जल्दी नेपाल में स्थिरता आए, नेपाल में जितना जल्दी गवर्नमेंट बने और वहां पर स्थिति शांत हो, जो हमें दिख नहीं रहा है अभी, देख हम ये रहे कि जो जैजी प्रोटेस्टर हैं उनकी आपस में क्या होगी, फाइट होगी। कोई कह रहा है सुरक्षा गार्ड की कम समर्थन करते हैं और कोई कह रहा है कि वीरेंद्र शाह को बचाते हैं। तो यही एक बड़ा गुट अगर आपस में टकरा जाएगा तो ये बड़ी चिंता का विषय हमारे लिए है। बिल्कुल जी, कल वापस आऊंगी। घनश्याम जी तो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, इंदुकांत जी हमारे साथ जो, मैं पॉलिटिकल रूप से थोड़ा सा बाद में आना चाह रही हूं और मैं चाहती हूं जितने भी एक्सपर्ट हैं उनकी प्रतिक्रिया पहले जल्दी जल्दी से आ जाए। इंदुकांत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, सुन पा रहा हूँ। इंदुकांत जी, जो कुछ भी नेपाल में हुआ और अब सिनेरियो सब कुछ चौपट होने के बाद यहाँ पर बात हो रही है अब अगले नेतृत्व की। लगातार 3 नाम हैं जो चर्चाओं में हैं। देखिए जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, लेकिन जिसे भी दी जाएगी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी नेपाल को एक बार फिर से उन सारी स्थितियों में बहुत अच्छा करना। दूसरी चिंता की विषय ये भी आता है कि जो चीज़ें खास तौर पर जो 13,500 कैदियों की जो मैं बात कर रही थी, देखिए कौन कहां से कहां पहुंचेगा, वो स्थितियां कैसी डेवलप होंगी, इसके पीछे किन लोगों का हाथ था, जो बार बार कहा जा रहा था कि बाहरी विदेशी शक्तियां इसमें उनका प्रभाव था, जो कुछ भी था मंशा क्या थी, और उस मंशा में यदि सब कुछ चौपट करने में ये सफल हुए, जो कैदी फरार हो गए, हमें कितना अलर्ट होकर सोचने की जरूरत है और क्या संदेश इस पूरे घटनाक्रम से जाता है? जी राखी जी नमस्कार, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। नेपाल का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ये बहुत ही एक शॉकिंग है, और एक भारतीय के नाते और हमारे सबसे अच्छे और सबसे लंबे समय से
एक सौहार्दपूर्ण संबंध वाले पड़ोसी के नाते हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। देखिए, हमारे पड़ोस में पड़ोसी से बड़ा कोई, कहते हैं ना कि चाहे आप किसी घर में भी रह रहे हैं तो आपका जो नेबरहुड होता है, पड़ोसी से बड़ा मित्र या संबंधी कोई नहीं होता है। तो यही देश पे भी लागू होता है। हमारा पड़ोस अगर सुख से है, शांति से है, स्थिरता से है, तो आपको भी इससे सुख, शांति और स्थिरता रहती है, अनलेस वो पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो, अफगानिस्तान जैसा पड़ोसी हो, जहां पे आतंकवादियों को पालने की फैक्ट्री हो। तो नेपाल से हमारे ट्रेडिशनल रिश्ते रहे हैं और जिस तरह से वहां पे कुछ लोगों के द्वारा शुरू की गई मुहिम और एक सोशल मीडिया पे बैन के कारण बिल्कुल एक रौद्र रूप लिया हुआ एक मुहिम, जिसमें जिसका रूप जो एनार्की की दिखाई दी, जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री के घर के लोगों को, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा के सड़कों पर पीटा गया, घर में घुसकर पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को पीटा गया और घर में आग लगा के उनको एक तरह से मौत के घाट उतार दिया गया, हत्या कर दी गई। ये सारी चीजें बहुत चिंताकारक है राखी जी। चिंताकारक भारत के लिए भी है कि जो स्थितियां बन रही हैं, आपको याद होगा कि शायद उसको मेरे ख्याल से गुलाबी क्रांति, क्या कहते हैं, नीली क्रांति कहते थे, जिस समय आपको याद होगा 2013-14 में इस तरह की क्रांतियां कई देशों में हुई थी, जिसमें इजिप्ट में हुआ था, लीबिया में हुआ था, जहां पे इसी तरह से सोशल मीडिया पे लोग कॉल देते थे, इकट्ठे होते थे और उन देशों के लोग सड़कों पे आके वहां सत्ता परिवर्तन करा दिया। लेकिन उन देशों में उन सत्ता परिवर्तनों से क्या कोई बदलाव हुआ? देखने की बात यह है कि वो उस तरह की एनार्किस्ट अप्रोच से जो चीजें सोशल मीडिया का उपयोग करके हुई, उनका परिणाम आज भी उन देशों में अस्थिरता ही है। कई जगहों में, कई मामले में तो और परेशानियां बढ़ गई जनता की। इराक के मामले में आप देखिए, वहां पे सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन वहां सद्दाम हुसैन को सत्ता से जिस तरह से अमेरिका ने बाई फोर्स उतारा, वो देश आज तक पूरी तरह से नहीं बन पाया। वहीं पे आईसिस का अड्डा बन गया, पाला बढ़ा और क्या नहीं हुआ इस दुनिया में। पूरी दुनिया के लिए वो एक परेशानी का सबब बना। यही अफगानिस्तान में हुआ, जहां दोनों महाशक्तियों ने खेल किया। तो मैं ये मानता हूं कि सोशल मीडिया पे, आपको याद होगा राखी जी, कि जब फेसबुक और तमाम मेटा के जितने लोग थे और बाकी भी जो कंपनियां हैं, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो किसी भी लॉ को हमारे नहीं मान रही थी, तो भारत सरकार ने उन पे सख्ती की, आप अपने अधिकारियों को यहाँ अपॉइंट करो, यहाँ ऑफिस खोलो, सो दैट कि जो भारत के लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चीजें होंगी, उस पर तुम्हें कोर्ट का डायरेक्शन हो, गवर्नमेंट का डायरेक्शन हो, तो तुमको फॉलो करना पड़े। अदरवाइज वो कहते थे अमेरिकी कानून के तहत अमेरिकन कोर्ट्स में आके बात करो, जो सालों साल कुछ होता नहीं था। लेकिन जब भारत सरकार ने, आपको याद होगा, सख्ती की, तो विपक्ष ने उसको मुद्दा बनाया था। इन जो कंपनियां थी, प्लेटफॉर्म थे सोशल मीडिया के, एक तरह से सरकार के खिलाफ मुहिम बनाया कि वो कहीं ना कहीं उसको नियंत्रण करना चाहती। नियंत्रण नहीं, इन पे अगर आप कहीं भी एक लीगल भी एम्बार्गो नहीं लगाओगे, कोर्ट का भी आपका नहीं कुछ होगा, या कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश आया उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो ये तो मनमाना होंगी। और उसी का परिणाम आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, उसी का परिणाम आपने देखा कई बार पाकिस्तान में क्या हुआ, उसी का परिणाम आपने बांग्लादेश में देखा और अब नेपाल में देख रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ये एनार्की है। एक दूसरा, जिस तरह से हाई स्कूल के लड़के, 8वीं 9वीं में पढ़ने वाले बच्चों का भाषण वायरल हो रहा है, 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे सड़कों पे आ गए, बिल्कुल। और सोशल मीडिया को बैन करने का कारण था कि उन्होंने नियम कानून देश का नहीं फॉलो किया। अब इसके पीछे जो कारण देखे जा रहे हैं कि नेपाल के शासक वर्ग में बिल्कुल अलसाहट थी और वो संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे थे, भ्रष्टाचार थे, जो आरोप अब लग रहे हैं, उनके बच्चे मनमाना उसका दुरुपयोग कर रहे थे सत्ता का। इन चीजों पे अगर नजर नहीं थी सरकार की, तो वाकई ये बहुत ही अक्षम्य अपराध है। लेकिन उसको इस रूप में लाना और इस तरह से देश में, वहां के सर्वोच्च न्यायपालिका में, संसद में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आवास में आग लगा देना, ये तो अपने देश को नष्ट करने वाली बात है। इसको कहीं से भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है। और एक आखिरी बात, जो वहां पे नेतृत्व की बात चल रही है, देखिए मैं मानता हूं राखी जी कि लोकतंत्र कहीं भी स्थापित होता है दुनिया में, किसी भी देश में, तो उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है। अमेरिका का उदाहरण है, 1776 में वो आजाद हुए, आज लगभग 250-250 साल से उनका लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मैच्योर होते हुए यहां तक पहुंची हैं। लेकिन आज भी आप देखिए कि वहां किसी काले के साथ कोई गोरा कैसा व्यवहार करता है, कहीं मिल गया तो उसको निर्मम ढंग से उसका मर्डर कर देता है। इतने
250 के साल के लोकतांत्रिक विकास के बाद भी। और अब पिछली बार आप देखिए, यही राष्ट्रपति ट्रंप जब चुनाव हार गए तो उन्होंने अपने समर्थकों से व्हाइट हाउस को घिरवा दिया। देखिए, तो हिंसा आगजनी में पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। नेपाल में अब अंतरिम सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार है। बिल्कुल है, क्योंकि जो भी चेहरा होगा, जो भी नेतृत्व होगा, उन्हें कैसे जिम्मेदारियों को संभालना है, वापस से आप कैसे ही उस नेपाल को बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है। तो ताश तो कांटों भरा है, जिम्मेदारियां भी हैं, कैसे पार पाएंगे, कौन होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो पहले दावेदार माने जा रहे हैं कुलमान घिसिंग माने जा रहे हैं, और दूसरे नंबर पर सुशीला कार्की का नाम है। लगातार ये वो चेहरे और वो नाम हैं जो एक जिम्मेदारी, एक बड़ा नेतृत्व, एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते संभाल पाएंगे, लेकिन अभी उस पर कोई भी एक अंतिम मुहर नहीं है कि आखिरकार कौन होगा। एक बार फिर से वापस चर्चा पर चलेंगे। गोपाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। गोपाल जी, नेपाल में जो कुछ भी हुआ और अब जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, कहते हैं ना कि एक तरफ सब कुछ खत्म होने के बाद अब अगला प्रधानमंत्री कौन, लगातार उस पर बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है। 3 नाम ऐसे हैं जो मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चर्चाओं में हैं, लेकिन उनके लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी। आ जाना, चुन कर आ जाना, सहमति से आ जाना ठीक है, लेकिन वापस उस पूरी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना ये बहुत बड़ा टास्क होगा। इससे भी ज़्यादा जो चिंता का विषय है नेपाल के लिए, हम इसलिए भी बात करते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है, और ये बात सच है। अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बॉर्डर ऐसी हैं कि पता भी नहीं चलेगा आप कौन गया कौन आया। और फिर उन 13,500 कैदियों का जो ना जाने किस किस अपराध में वहाँ बंद थे, वो चले गए, कहाँ होंगे, आगे का सिनेरियो क्या होगा, कोई और एक्टिविटी यदि हो गई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत की सरकार को कितना गंभीर रूप से अलर्ट होकर रहने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। और पूरे घटनाक्रम पर आप कैसे इसको देखते हैं नेपाल को? देखिए, पहले आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। आज जो घटना नेपाल में घटी है वो इकलौती घटना नहीं है। वो शुरू होती है इराक से या लीबिया से। लीबिया वैसा देश था जहां कोई टैक्स नहीं, लीबिया में घर फ्री था, एजुकेशन फ्री थी, हॉस्पिटल फ्री थे, सारे चीज फ्री थे, फिर भी ऐसा ही केओस वहां पे भी हुआ था। यूक्रेन में देख लीजिए, यूक्रेन में एक कॉमेडियन को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, आज यूक्रेन की हालत देख लीजिए। फिर आते हैं हम श्रीलंका पे, श्रीलंका की हालत आपसे छुपी नहीं है। बांग्लादेश, अब नेपाल। मैं आपको बताता हूं, आप दिल्ली में भी किसी भी बड़े स्टोर पे अगर 1 साल पहले 1.5 साल पहले गई होंगी, वहां जारा जैसे ब्रांड, जारा या मार्क्स एंड स्पेंसर जैसे ब्रांड्स में आपने जो भी कपड़े उठाए होंगे उसमें मेड इन बांग्लादेश दिखता था। ये मतलब कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है, बड़ा ओपन तथ्य है। कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में इतनी शानदार तरीके से फल फूल रही थी कि लोगों से देखा नहीं गया। उनका जीडीपी इस तरह से ग्रो हो रहा था कि लोगों से देखा नहीं गया। आज कहीं ना कहीं ये सारे देशों के जब नाम ले रहे हैं तो अलर्ट की परिस्थिति खाली घुसपैठ को लेकर नहीं, अलर्ट की परिस्थिति हमारे मनोदशा को लेकर भी होनी चाहिए। क्या ऐसी देश क्या होता है, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर बड़े कदम की तरफ कोई कदम बढ़ाया जाता है, या छोटे छोटे बम फोड़ने के बाद बड़ा एटम बम फोड़ा जाता है, ऐसी वॉर की भी परिस्थिति होगी। तो छोटे छोटे देशों में तख्ता पलट करके, डेमोक्रेसी को हरा के, डेमोक्रेसी को शिथिल करके ऐसा कैओस मचाने के बाद हो सकता है बड़े देशों में भी एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। इसमें अलर्ट होने की जरूरत है। और ये किसी भी देश में राजनीतिक नेतृत्व जब तक मजबूत नहीं होगा, राजनीतिक नेतृत्व पर लोगों को भरोसा नहीं होगा, या राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ षड्यंत्र करके भरोसा ना तोड़ा जाए, तब तक के ऐसा केओस नहीं होता है। ये तो साफ एकदम स्पष्ट रूप से ये एग्जाम्पल है, ये लिटमस पेपर टेस्ट है कि राजनीतिक षड्यंत्र का अंत क्या होता है। आज बांग्लादेश में लगभग 1.5 साल हो गए उस घटना को, लेकिन आज यूनुस कहाँ है, यूनुस का जीडीपी कहाँ है, यूनुस का देश कहाँ है, यूनुस की पब्लिक कहाँ है, वहां हेल्थ फैसिलिटीज क्या है, कोई बात इसमें नहीं की जा सकती। मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आपको बता रहा हूं, भारत में भी बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। मतलब हो सकता है आपको नेपाल के बाद ये आश्चर्य लगे कि मैं ये बात को क्यों कह रहा हूं, लेकिन आपको और हर किसी को सुनना चाहिए। मैं आज इंडी गठबंधन के 4 घटक दलों की बात करता हूं। आप देख लीजिए, आरजेडी का वोट परसेंटेज 2014 में
20.46% था और 2024 में 22.14% है। कहीं कोई मतांतर नहीं है। टीएमसी का 39.8% था 2014 में और 2024 में 45.76% है। वैसे ही डीएमके का आश्चर्यजनक सुनेंगे आप, डीएमके को सुन के आप शायद चौंक जाएं, 18.8% था 2014 में और 2024 में 46.97% है। ये तीन ऐसे घटक दल है, कांग्रेस का भी वही हाल है कमोवेश। ये तीन ऐसे दल हैं या चार ऐसे दल हैं, ये सभी ऐसे दल हैं जिनको हर साल मतलब 2014 से और 2024 के अंतराल में अगर इनको वोट परसेंटेज देखा जाए तो इनको लगभग 10% से ऊपर भी वोट ज्यादा मिले। उसके बाद भी ये लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हुए, ये लोकतंत्र की मशीनरी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। ये बड़ा आश्चर्य होता है। हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी नेपाल के परिप्रेक्ष्य में नहीं लग रहा है, लेकिन नेपाल एक अलर्ट सिस्टम है, बांग्लादेश एक अलर्ट सिस्टम है, श्रीलंका एक अलर्ट सिस्टम है। देश की जनता के लिए अलर्ट सिस्टम ये नहीं है कि नेपाल से कितने लोग भारत में प्रवेश कर जाएंगे। देश के लिए अलर्ट का सिस्टम ये है कि झूठ को बार बार बोलने से देश में कैओस का निर्माण हो जाता है। झूठ को बार बार सोशल मीडिया में फैलाने से देश में कैओस का निर्माण हो सकता है। झूठ को बार बार राजनीतिक रूप से प्रस्तुत करने पर देश में कैओस का निर्माण हो सकता है। और मुझे लगता है देश के युवाओं को, जिस तरह से मैं नेपाल में देख रहा था, आज परिस्थिति देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री के वाइफ को घसीट कर जिंदा जला दिया जाता है। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? और आज भी पूरे विश्व किस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि तीन नेता हैं, तीन नेता में उपयुक्त कौन? पूरा विश्व देख रहा है। न जाने कितने लोगों की हत्या हो गई। बांग्लादेश का वो सीन याद होगा आप लोगों को भी, जब फुट ओवर ब्रिज से हिंदुओं के लाश लटक रही थी और एक नहीं एक फुट ओवर ब्रिज से 10-10 लाशों को लटका के रखा गया था और पूरा विश्व खामोश है। ये विश्व में चल क्या रहा है? ये कौन सा मैजिक चल रहा है या कौन सी राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है? इस पे बात करने की गंभीर परिस्थिति है और ऐसी राजनीति से अपने आप को बचा कर रखने की गंभीर परिस्थिति है। ऐसी राजनीति में, ऐसे षड्यंत्र में हम खुद ना फंसे। ये मैं किसी एक पार्टी का पक्ष रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि एक भारतवासी होने के नाम से बोल रहा हूं, एक डेमोक्रेसी पे भरोसा करने वाले के नाते से बोल रहा हूं। चाहे डेमोक्रेसी में किसी की भी जीत हो, लेकिन डेमोक्रेसी को बार बार खतरे में डालना, डेमोक्रेसी पर बार बार आरोप लगाना और डेमोक्रेसी के ऊपर कुठाराघात करना, ये किसी भी स्तर पर मंजूर नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से जो डेमोक्रेसी को आघात कर रहे हैं वह ऐसे ही कैओस की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं वापस आऊंगी गोपाल जी। कुंडरू पुष्पलीला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? एक मिनट, अभी? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है मैम। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, आगे जो एक नेतृत्व की बात की जा रही है और जो कैदी है, मैं बार बार उस चीज़ पे इसलिए आती हूँ क्योंकि जाएंगे कहाँ? नेपाल में तो ये नहीं रहेंगे, भागे हैं, फरार हुए हैं। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो बॉर्डर है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। बहुत बड़ा मैसेज गया है। माना कि नेपाल में पहली बार ये नहीं हुआ, इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं, लगातार हो रहा है। इसी से जुड़ा अभी फ्रांस का एग्जाम्पल देखिए। लेकिन मैं फ्रांस को इसलिए दूर रख रही हूँ कि आप उसको छोड़िए, हम तो अभी अपने पड़ोसी मुल्क को देखें पहले, क्योंकि इसके पहले बांग्लादेश में भी हमने यही चीजें देखी, नेपाल में भी देख ली और यहाँ तो बहुत तस्वीरें बिल्कुल ही अलग तरीके से आई। क्या समाधान होगा? कितना अलर्ट रहने की जरूरत है? पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं? एक तो हमारा भारत देश को भी थोड़ा सा चौंकाने की बात है, जैसा निपुर भैया ने कहा था कि बॉर्डर में है, कितना भी सिक्योरिटी भी लगाए तो भी अपन को एक एक आदमी को रोकने का, अभी देखो इतनी लोग भाग गए, वो लोग पता नहीं किधर किधर से अपन का देश में घुस गया। अभी केंद्र सरकार का ही तो बड़ा काम बन गया है। एक तो परसों तक अपन पाकिस्तान से अपन का देखे थे वो लोगों का साथ में क्या हो रहा है। अभी इनको पूरा कंट्रोल करने का व्यवस्था में बॉर्डर में जो भी रहते ना, उन लोगों के पास में जो भी हुआ वहां पर नेपाल में हुआ, उसके लिए सब देखने का ये है। मुझे तो लग रहा है 15 साल से 20 साल के बीच में जो यूथ है उनकी गुस्सा है ये। तो मुझे सोशल मीडिया इसको जो है ना डेमोक्रेसी के बातें अपन का गोपाल भैया कह रहा है कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है?
अपोजिशन नहीं पूछने का, कोई प्रश्न नहीं पूछने का, उसका मतलब क्या है? जो है ना, जो लिबर्टी रहना चाहिए डेमोक्रेसी सिस्टम में, हर पीपल को जीने का, बोलने का, सब कुछ रहना चाहिए। मगर ये जो है ना, मेजॉरिटी गवर्नमेंट आने के बाद किसी हमारा गठबंधन के बारे में भी बात करके फिर राजनीति में उन लोग आ गए हैं। देश में ये लोग है ना, अभी 11 साल हो गए, अभी तक ये राजनीति में पूरा देश को कहां से कहां लेके आया। अभी भी ये भी यहाँ इंडिया में मुझे तो लगता है कि इंडिया में भी जल्दी ये नौबत आने का विचार है, मुझे तो लगता है। क्योंकि यहाँ का जो ये थोड़े लोग ऐसा हो गया है कि पढ़ लिख के लोग वाला, सोचने वाला, जो इंटेलेक्चुअल्स लग रहे हैं, वो लोग जो भी गलत सोचने में लग गए। क्यों? व्यक्ति का पूजा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी हो, जो उसमें अपोजिशन पार्टी रहना चाहिए, तभी उन लोगों को डेमोक्रेसी बोलेंगे। अदरवाइज नहीं पूछने वाला रहेगा ना, तो डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे उसको। तो ये जरा मतलब समझ लेना चाहिए। और जो नेपाल का संगठन में देखिए आप, कौन मुकुट पहनता है, और मुकुट के अंदर कितने सारे क्या बोलते हैं ना, प्रॉब्लम्स है। कौन इतना आगे जाके लेने वाला है? आज देखो तो सोशल मीडिया के तरफ से वो लोगों को गुस्सा आ गया, डेमोक्रेसी किल करे, उनकी जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में वो लोग रोकने का कोशिश करे, तो इसीलिए उसकी गुस्सा। नेपाल में भी ये जो बॉर्डर से लेके आगे बाजू वाला का लड़ाई हुआ, तो वो आजू बाजू दूर से देखने वाला को लगता है अपन ही लड़ ले रहे, ऐसा कुछ लगता है, जैसे आजू बाजू वाला भी अच्छे नहीं है, दुश्मन रहे समझो। तो कभी भी बाजू वाला, तो मेरे ख्याल से तो वो अच्छी वाले कभी नहीं रहते, कभी दोस्त भी नहीं बनते। कभी भी जो ह्यूमैनिटी की ग्राउंड से, उसकी मेंटालिटी की तरफ से दोस्ताना निभाना या दुश्मनी निभाना, नहीं तो टच मी नॉट रिलेशंस रहते। ऐसे राजनीति में भी देखे तो यहाँ पर जो तीनों की लोगों का इंटेलेक्चुअल्स के बारे में सुनने के बाद मुझे लग रहा है, ये जो आने वाला उनका सिलेक्शन में, मुझे लग रहा है एक सोशल वर्कर, एक यंग लीडर, उन्होंने इसमें पूरा सोशल जस्टिस का काज में उन्होंने लड़ रहा है। तो यंग बच्चा है ये, मैडम जस्टिस है, सुशीला मैडम जी जस्टिस है। और जस्टिस में, न्याय व्यवस्था में ये 4 पिलर्स अगर ठीक से काम करे तो आज कहीं भी कोई देश में ये आपत्ति नहीं आएगी। मगर ये 4 पिलर्स ठीक से नहीं काम करने से ये दुर्घटना हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। उसको मैनेज करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि एक बार एक को गुस्सा आ सकता है, मगर इतनी लोगों को, इतने युवकों को गुस्सा आने का मतलब अपन सोचना चाहिए। और सोचने के बाद नहीं है, अभी इसको सेट करने में बहुत टाइम लगेगा, और पता नहीं ये अंगार कब तक नहीं बुझेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जल्दी तो नहीं बचेंगे। क्योंकि वो लोग इतने करप्शन से खफा हो गए थे, वहां पर लोग जो कितना करे, इवन तो एडमिनिस्ट्रेटर्स भी, जो भी हो, ऑफिसर्स भी पूरा से पूरा करप्टेड हो गए। आज करप्टेड का चीज को खत्म करने वाला कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। एक में गए तो बच्चे बचपन से भी अपन अम्मा कुछ अच्छा पढ़ लो बेटा, चॉकलेट दिलाएंगे बोल के मम्मी शुरू कर देती है। वैसी व्यवस्था में अपन का जो भी काम करना है तो कुछ दिए तो करने वाला राजकीय नीति में वही हो गया। तो ये सिस्टम जो है ना, एक जगह खत्म करने का नहीं, एक से नहीं होने का है। जो अभी तो कोई ईवीएम का बात मैं तो नहीं निकाला, मगर गोपाल भैया ने निकाला। देखो जो बार बार उसमें गलती हो रहा है, जो 4 पिलर्स में एक जुडिशरी है, और जुडिशरी में जाके भी हम दाखिल करे थे, हम लोग दिखाए थे कि हम लोग ये है, उसके लिए हमको वीवी पार्ट में हमारा को जब वोटर का राइट है हमको दे दो। अब राहुल गांधी जी ने जो भी कर रहा है, वो जो सब लोग जितना है वो विथ प्रूफ के साथ कर रहा है। कल के दिन ये 3 लोग भाइयों का भी वोट रहता है कि नहीं रहता, एक बार चेक कर लेना चाहिए। नेपाल का सिस्टम जो है आज पूरा देश में, वर्ल्ड में भी एक एक जगह से एक प्रॉब्लम्स आ जा रहा है कि क्योंकि सिलेक्शन रॉन्ग हो रहा नहीं, सिलेक्शन करेक्ट नहीं है। और नेपाल का प्रधानमंत्री देखो तो फोटोस में, वीडियोस में देखो तो उसका फैमिली मेंबर्स कितना यश कर रहा है। ना स्कूल का व्यवस्था नहीं है, ना मेडिसिन का व्यवस्था नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का व्यवस्था नहीं है। तो आप पूछने वाला नहीं है, तो आपका इनका मनमानी चलेंगे बोले तो नहीं चलता है। आज पूरा वर्ल्ड में भी होने का ये है, क्योंकि ये राज्यों का आकांक्षा बोलते हैं ना, हम सुपीरियर रहना है, बस प्रजा किधर भी जाने दो, हम सुपीरियर रहना, हमारे पावर होना, बस पावर के लिए दिमाग चला रही है लोग, शांति के लिए कहीं भी नहीं, एम्प्लॉयमेंट के लिए कभी भी नहीं, फार्मर्स के लिए कभी भी नहीं है। पूछने वालों को ईडी वो सब डरा के देखो। परसों का उपराष्ट्रपति का इलेक्शन देखो ना आप, हमारे साथ में हमारा स्टेट वाला तेलुगु राष्ट्रों
तेलुगु राष्ट्रों में से केसीआर साहब क्यों कंटेस्ट नहीं किए, उसके पीछे भी राजनीति है, क्योंकि वो लोगों का बेटी और उनका फैमिली पूरा ईडी के केस में दबाव में है। अगर उन्होंने पार्टिसिपेट करो तो केंद्र सरकार, मोदी का सरकार इनको ठोकने वाला है। तो हमारा जो सिस्टम में है ना, ये लोग अच्छे चेहरा लगा के एक्टिंग कर, एक चेहरे पे 10 नहीं हजारों चेहरे लगा लिए, तो ये लोगों को पहचानने में गलतियां कर रहे। ईवीएम में वीवीपैट तब तक नहीं देखेंगे, हम लोग नहीं पूछेंगे हमारा वोट का वैल्यू क्या है, हमको मालूम है। अभी सिस्टम में अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम देश में नहीं माँ, नेपाल का इश्यू को बोलते हुए हमारा सरकार ने अच्छा चला रहे, तो बार बार पूछने से राहुल जी इन लोग ये करने से ऐसा हो रहा है। अरे भैया, पहला अपने पीठ को आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको भजन करने में तुले हुए होंगे, मगर आपका परिवार से पूछिए जाके क्या व्यवस्था है। आज सब लोग डरने का है, महिला बाहर जाने के लिए डर रहे। आज जो रेट्स है, आज देखो परसों का क्या बोले, रेट्स कम हो जाएंगे, जीएसटी कम, इस चीज में हो जाएंगे। जब वो क्लैरिटी ने होम मिनिस्टर, वो हमारा प्रधानमंत्री नहीं दिए, हमारा जो आर्थिक मंत्री है वो महिला होते भी नहीं दिए, क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन में रखते रहे। बस सोचने का चाहिए, बस आगे पूरा देश अच्छा हो गया। क्या अच्छा हो गया भाई? अभी देखो विपत्त काल चल रहा है, देश में पूरा भाड़े आ रहे, पूरा रेन से पूरा हर जगह पे जा रहा, जो उसको जो है ना जातीय विपत्त बोलते हैं ना, वैसा उसको मान के प्रधानमंत्री उसको देखना चाहिए। अभी आजू बाजू वाला अच्छा नहीं है। नेपाल का सिस्टम अपन के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है पक्का, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो प्रधानमंत्री लोग जो प्रॉमिस किए थे वो नहीं करे। कितने साल देखेंगे हम भी? हमारे बच्चे पढ़ के है, हाँ अभी भी हम पढ़ के, हमारे को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा मैडम। जो अच्छे है वो लोग अच्छे हैं, जो मिडिल क्लास का लोग है, गरीब लोग है, वो लोगों के बारे में कोई बात करना मैडम। ठीक है, मैं वापस आऊंगी, रोकूंगी मैं। हाँ ठीक है, खाके आराम से बात करने वाले के लिए हमारा को नहीं चाहिए। हमारा को जो प्रधानमंत्री जिस वादा किए थे उसके लिए इलेक्शन कमीशन भी जो एजेंडा रहता है, जो प्रॉमिस रहता है, उसको भी फिल्टर करके देखने वाले एक व्यवस्था आना चाहिए। बस जो देके जो बोल दिए, बस आके जीत के आगे सिरों के ऊपर बैठ गए। अभी ये नेपाल का सिस्टम भी थोड़ा थोड़ा अंगार अपन का इंडिया में भी घुस रहा है, पता नहीं कब होता। मैं तो सोच रही हूँ अगर जल्दी हुआ तो अच्छा है। देखिए, सुझाव मानना सबकी अपनी अपनी राय है, उस पर मुझे आगे ठीक है, मैं बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। ठीक है मैम, प्लीज रुकूंगी मैं। सेवा में नहीं है, देश बर्बाद हो जा रहा है। यूथ आज इतना गुस्से में है, हमारा हर राष्ट्र में देखो, मोदी सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं। ठीक है मैम, चलिए मैं रोकूंगी मैम, बहुत समय दे दिया, प्लीज एक सेकंड रुकिए। मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, इंदुकान जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, गोपाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए गोपाल जी, जल्दी से कंप्लीट करिएगा। इस छोटे से डिबेट में भी डेमोक्रेसी नहीं रखी जा रही है, किसी को बोलने नहीं जा रहा है। देखिए इससे ज्यादा में दूसरी बात, आप बोले तो मैं सुनते रहे ना। नहीं भैया, आपने इतना टाइम बात करे तो हम सुने नहीं, आपके भी सुनने की आदत कर लो। जितना टाइम आप बात करें जरा वाच कर लो आप। आपका सुनने तो हमारा भजन के जैसे नहीं दिख रहे हमारे को अच्छा नहीं लग रहा। आप जितना टाइम लिए, हमारा टाइम कितना है चेक करो, बोलो राखी जी को। आपको डेमोक्रेसी में कहाँ रखे आप लोग? जो बोलने वाला डेमोक्रेसी सिस्टम ही नहीं मालूम है। आपको क्या मालूम है डेमोक्रेसी का क्या डेफिनेशन क्या है? बोलिए मुझे, डेमोक्रेसी में का डेफिनेशन बोलिए। मैं लेक्चरर हूँ, मेरे से मुकाबला करो, मेरे से मुकाबला करो, मेरे आंसर जो देने का है आप बोलो। जीडीपी था 2024 में। अरे कहाँ का फेक का जीडीपी है भाई? कहाँ का फेक जीडीपी है? एक सेकंड मैम, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है कुंडरू पुष्पलीला मैम, एक सेकंड रुकिए। गोपाल जी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण, मैम रुकिए एक मिनट प्लीज, एक सेकंड रुकिए। कुंडरू पुष्पलीला मैम एक सेकंड रुकिए। प्रश्न मेरा तो प्रश्न होने दीजिए, नहीं तो कैसे चर्चा बढ़ेगी? अरे सर, नेपाल में हुआ है जो कुछ हुआ, भारत में नहीं हो गया। रुक जाइए, आपको लग रहा होगा स्थितियां ऐसी हो सकती है, हम उसी पे तो आगे बढ़ रहे हैं। रुकिए तो रुकिए, एक सेकंड रुकिए। गोपाल जी, कुंडरू पुष्पलीला मैम को ऐसा लगता है तो जेनजी जैसे नेपाल में जो पैदा हुए हैं, ऐसे प्रोफेसर के पढ़ाई से ही पैदा हुए हैं। एंड सो सॉरी, जिस मैडम को डेमोक्रेसी प्रोफेसर होने के बाद नहीं समझ में आ रहा है, एक छोटे से आधे घंटे के डिबेट में समझ में नहीं आ रहा है, उनका क्या कहना। आप सुन लीजिए, मैंने आपको जो भी बताया डेटा के साथ बताया। आपको अगर किसी डेटा कौन मानता है? इधर पेट में दर्द हो रहा है हमारे को, गर्मी से
हमारा रोजाना रोटी के लिए सोच रहे हैं, अब दादा किसके लिए भाई, रिपोर्ट किसके लिए? जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रिपोर्ट दिया, हार गए ना बीजेपी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हार गए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, आप लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? नहीं, बहस किस विषय पे और किस एंगल पे हो रही है? मुझे कोई प्लीज 1 मिनट रुकिए ना, मैं बार बार इंटरप्ट कर रही हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 1 सेकेंड। मुझे भी गुस्सा आएगा ना, इंसल्ट नहीं करने का। उनका जो समझदारी है तो उनको घर में रख लो, बोलो, नहीं तो भजन पार्टी में जाके बोलो। पब्लिक का इश्यूज पे बात करने वाला होना हमारा। मैडम, बीइंग ए प्रोफेसर यू आर टॉकिंग लाइक ए नर्सरी क्लास पर्सन। नर्सरी और नो संभाल के बात करो, आप संभाल के बात करो। मैं PhD हूँ, मैं PhD हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस, आपको समझा सकती हूँ। गोपाल जी, उनकी चिंता ये है, अभी प्रश्न को आगे नहीं बढ़ने दे रहे ना आप लोग। प्रश्न को आगे बढ़ने देंगे तब तो चर्चा आगे बढ़ेगी, वहीं पर स्टक होके बैठ गए। रुकिए मैम, 1 सेकेंड। गोपाल जी, कांग्रेस की या मैम को परेशानी इस बात की है कि ये जो नेपाल में घटित हुआ, इसकी कुछ चीजें आने वाले समय में भारत में भी ना हो जाएं। वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातों को रख रही हैं। लेकिन 2023, 2024, 2025 ये तीनों साल को आप देखिए मैडम, तीनों साल में नेपाल का जीडीपी भी ग्रो किया है, पर कैपिटा इनकम भी ग्रो किया है। मैं खाली जीडीपी की बात नहीं करता हूँ, पर कैपिटा इनकम की भी बात कर रहा हूँ। इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। क्या 13 साल का बालक या 12 साल की युवती सरकार सही चल रही है या नहीं चल रही है, उसको ये समझदारी उतनी आ रही है? साल वाला भी ज्यादा है मैडम। देखिए, आप बात कर लीजिए, आप ही बोल लीजिए मैडम। आप ही मेरे ख्याल से राहुल गांधी नहीं भैया, आपने मेरा जरा मेरे को काम दिखा के बोले तो ना, थोड़ा गुस्सा आ रहा है। मैं भी इंसान हूँ भैया, आना ही चाहिए मैडम, आप जैसे प्रोफेसर। नहीं आना चाहिए भैया, गुस्सा नहीं तो वेस्ट है। बिल्कुल आना चाहिए, करेक्ट नहीं है। सही बात सुन के गुस्सा। व्यक्ति पूजा इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके सुपुत्र, वो व्यक्ति पूजा की बात करते हैं। आपको गुस्सा आना चाहिए मैडम, बिल्कुल गुस्सा आना चाहिए। पूरे देश को गुस्सा आता है। तो इसीलिए मैडम मेरा कहना है, जो भी बात करनी है, हम जब डिबेट में बात करते हैं, मेरा हमेशा यही मानना रहता है कि डिबेट में तथ्यों के साथ बात करना चाहिए, तथ्यपूर्वक रूप से बात करना चाहिए। करना भी अच्छा नहीं है मैडम। आप क्लेवर नहीं है, दूसरों को जलील करने का बात नहीं करना। आप ड्यू रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट भैया। मैडम, नो वन इज आस्किंग अबाउट योर डिग्री, बट यू आर कंटिन्यूअसली स्पीकिंग अबाउट योर डिग्री। आपने कहा था ना, मैंने बोलना पड़ा मैडम। आप तो डीमीन कर रहे हो ना, आप किसी को डिग्री पूछ के डीमीन कर रहे हो। नहीं भैया, अपने डिग्री बताते नहीं है, सबसे आपने कैसा बोला, एक बार रिमाइंड कर लो, आपका स्पीच देख लो। कौन से कास्ट के हो, तुम कौन से जाति के हो, अपनी जाति बता नहीं पाते हैं, दूसरे की जाति पूछते हैं, अपना डिग्री दिखा नहीं पाते हैं। कांग्रेसियों का स्टाइल है, बुरा मत मानिए। मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा सा आप दोनों को ब्रेक दे देती हूँ, क्योंकि क्या होगा, कुंड्रू पुष्पिला मैम को हर्ट हो गया, बुरा लग गया है आपने जो कह दिया, उनकी चीजों को आप नहीं सुन रहे, तो आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो सर चर्चा नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से बोलना चाहिए। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से। आप प्रश्न पूछना गलत बोल रहे हैं ना, प्रश्न पूछना ही हमारा राइट है। मैं डेटा के साथ बोल रहा हूँ मैडम, आप डेटा सुन तो लीजिए, आप तो सुन तक के नहीं पा रहे मैडम। मुझे आश्चर्य, बीइंग ए प्रोफेसर यू आर सो एरोगेंट, यू कांट लिसन फॉर अ सेकंड। यस बोलिए, कितना देर बोलते हो, टाइम भी देख लेती हूँ मैं। आप ना वीडियो बाद में रिप्ले करके देख लीजिएगा। मुझे लगता है ऐसे देश में प्रोफेसर होंगे तो निश्चित रूप से जेनजी को बढ़ावा जरूर मिलेगा। बोल लीजिए, ज्यादा नहीं बोलते बीच में। बात करिए, गोपाल जी प्लीज जल्दी से कंप्लीट करिए। मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, नेपाल में जो हुआ उस बिल्कुल आंख बंद करके हुआ। वहां की जो युवा कर रही है, बिल्कुल आंख बंद करके काम कर रही है। आज नेपाल की बात करें, मैं आपको बताऊं, शिक्षा के स्तर को देख लीजिए आप। नेपाल के पिछले 5 साल में नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स की संख्या लगभग डबल हुई है नेपाल में। मतलब यह आश्चर्यजनक है। ये डेमोक्रेसी पे इतना बड़ा कुठाराघात है, इतना बड़ा हमला है, जिसमें हमको बात करना चाहिए। हमें तथ्यों पर बात करना चाहिए। आप हर आदमी नेपाल में जाकर वस्तुस्थिति पे बात नहीं कर सकता। जो तथ्य नेट में अवेलेबल है, जो अलग अलग माध्यमों में अवेलेबल है, जो किताबों में अवेलेबल है, हम उसके ऊपर से बात कर रहे हैं। मैं WHO का रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूं कि किस तरह से नेपाल में पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ हुई पिछले 4 साल में। उसके बाद अगर ये हो रहा है तो निश्चित ही चिंताजनक है, निश्चित ही युवाओं के लिए चिंताजनक है। और सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया में तो कई युवा सुसाइड करने की भी प्रेरणा देते हैं। कई युवा आज के डेट में सोशल मीडिया में लाइव सुसाइड करते हैं। कई युवा अपने प्रपोजल, एक लड़की को प्रपोज करने के लिए, एक लड़के को प्रपोज करने के लिए अपना हाथ तक के काट देते हैं सोशल मीडिया में। तो सोशल मीडिया पे कोई आंदोलन को खड़ा करना और किसी आंदोलन के पीछे भागना,
बिना तथ्यों की जानकारी, बिना तथ्यों को सामने लाए, ये निश्चित ही कायरतापूर्वक हरकत है और ये एक षड्यंत्र है। मैं यही बोलना चाहता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। और इसी से सीख लेना चाहिए, अगर देश में भी कुछ हो तो देश के युवा भी तथ्यों पे जानकारी ले, तथ्यों के आधार पर बात करें। बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे थे इंदुकांत जी, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। मैं राखी जी सिर्फ दो बातें कहना चाहता था, पूरे सम्मान के साथ मैडम के जो उन्होंने बात की उसमें दो बातें हमें थोड़ा अच्छी नहीं लगी, मेरा मतांतर है। एक, जो उन्होंने कहा कि अभी लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है, तो क्या मैं ये एक प्रश्न वो अपनी बारी में बताएं कि मैं जानना चाहूंगा 1975 में जब यहाँ पे इमरजेंसी लगी थी तो लोकतंत्र था उनकी दृष्टि में। एक दूसरा, उन्होंने एक बात ये कही कि भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति जितना जल्दी हो मैं इसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। ये बात किसी भी लोकतांत्रिक समाज में और किसी भी व्यक्ति के लिए, एक नागरिक के लिए इससे बड़ा क्षोभ का विषय नहीं हो सकता है। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि देश में इस तरह की एनार्की की हम कामना या कल्पना करें, वो भी अध्यापक होकर के, तो सचमुच में फिर देश में समझिए कि एनार्की की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, मैं उनके इस बात से जरूर सहमत हूं कि प्रश्न पूछने का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए, यही लोकतंत्र की मूल पहचान होती है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं, देखिए, सवाल पूछना, सवाल का जवाब आना और न्याय होना, न्याय जब होना बंद हो जाता है, भारत में एक कमी हमें दिखती है बहुत बड़ी। लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, लेकिन न्याय प्रणाली में सुधार की नितांत आवश्यकता है। जहां पे कुत्तों को 10 दिन में न्याय मिलता है सर्वोच्च न्यायालय में, आतंकवादी को रात को न्यायालय खोलकर याकूब मेनन के केस में न्याय मिलता है, लेकिन गरीब मजदूर और किसान की फाइलें सुप्रीम कोर्ट में भी फेंक दी जाती हैं, या तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में न्याय मिलता है। अगर अन्याय का अनुभव लोगों को होता है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तब व्यवस्था के खिलाफ धीरे धीरे रोष बढ़ता है। तो हमें इस आसपास की जगहों पे, नेपाल में, बांग्लादेश में हुए विप्लव, मैं इसको मानता हूं, एनार्की मानता हूं, से ये सीख लेना चाहिए कि हमारे यहाँ व्यवस्था में जो कमियां हैं उनको यथाशीघ्र दुरुस्त किया जाए। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है मैडम से कि नेपाल जैसी स्थिति की कामना आप गुस्से में कह सकती हैं, लेकिन हृदय से ऐसी कामना भारत के लिए कभी मत करिए। जी, मैं बोलता हूं भैया। निपुण जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से, फिर मैम अपना रिप्लाई देंगी। निपुण जी। मुझे लगता है कि काफी चर्चा हो गई और सब लोगों ने अपनी बात रख दी है, तो मैं तो ये कहूंगा, देखिए, भारत, हमारा संविधान बहुत मजबूत है और इस संविधान के नीचे रहकर हम फले फूले हैं और कोई भी समस्या, हमने हर तरीके से, हमारा संविधान टेस्ट हो चुका है, हमने बड़ी बड़ी मुसीबतें झेल ली हैं और मुझे लगता है कि भारत में कभी ऐसी समस्या आने वाली है। और हमारी तीनों संस्थाएं, ठीक है, कमियां हैं, उसको हम बेटर करेंगे, पहले से बेटर कर रहे हैं, लेकिन हो रही जो आसपास घटनाएं हैं उसका प्रभाव हम पर जरूर पड़ता है। हमें बहुत सावधानी से और सचेत रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, किस रास्ते से देखिए समाधान निकलना है, इस पर हम सबको विचार करना पड़ेगा। पड़ोसी मुल्क है हमारा। मैम, कुछ सवाल क्योंकि इंदुकांत जी ने दिए हैं, बहुत जल्दी से बोलिए। आप इंडिया में आने का नौबत है, क्योंकि बॉर्डर में से उतने लोग भाग के आ गए हैं, पता नहीं वो कौन से टाइप का लोग होगा, तो विपत्ति वहां से एक है, उसको तो देखना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरी बात, मैंने वैसा कई को मैंने ऐसा गुस्से में बात कर रही हूँ कि हमारा बच्चे, हम जो है ना, हमारा समाज में, मैं तेलंगाना से हूँ, यहाँ पर से पूरा देखे तो तेलंगाना, आंध्रा में, जहाँ तेलुगु राष्ट्रों में भी देखे तो एम्प्लॉयमेंट का प्रोमिस जो भी किया अभी तक कुछ भी फुलफिल नहीं हो रहा है। इवन दो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में बच्चों को, यूथ लोगों को लेना है, वो भी सही तरह से नहीं हो रहा है। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम में हमारा 11% था हमारा बजट अलोकेशंस हमारा कांग्रेस के टाइम में, अभी उनको 2% से 3% के बीच में। ये भी आपके पास, मेरा नई रिपोर्ट नहीं है, आपको मंगा लेके देख लीजिए। और दूसरी बात, मैं जैसा, मैडम, तेलंगाना में सरकार किसकी है, थोड़ी बता दीजिएगा लास्ट में। हमारा सरकार ही है भाई, पहले से जो करा ना, अभी जो करा केसीआर साहब ने, उसको इलेक्शन में देखो भैया, हमारा राष्ट्र का इलेक्शन में क्यों, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन में क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, अभी वो भी मैं कह चुकी हूँ। उसके अंदर के पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, मैंने बोल दिया है। देखो भैया, हम देखो, आप भी वही कर रहे हो, मेरे को बोलो। अरे आप हमारा तेलंगाना, मतलब देश में पूरा आपका प्रधानमंत्री जी ने एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रॉमिस किया था, आपका ही बोलूंगी मैं,
हमारा नहीं Education होता का जब budget तक allocate कौन करता है, देखो भैया, हम मिडिल क्लास का लोग मैडम, हैं। education- सुनिए भैया, आपको एक middle class सिटीजन में होते ये पता नाते, होना चाहिए सुनिए कि भैया, education का आप budget सुनिए ना राज्य फिर, सरकार का आप क्यों कानून बोल का रहे है। बीच आप में? आप बिल्कुल इतना बोल रहे हैं, मेधावी आप है ना, झूठ बोलेंगे, आप इतना आप इंटेलेक्चुअल है ना, प्रोफेसर होके सुनने झूठ का भी आदत फैलाएंगे, करो, इसलिए मैंने बोल निश्चित रही रूप से हूँ। बोलूंगा। आप जो बोले आप अगर एक प्रॉमिसेस किए प्रोफेसर वो होके झूठ प्रॉमिसेस नहीं फैलाएंगे, पूछिए। तो आपको झूठ देश में फैलाने नहीं अनएम्प्लॉयड का देंगे, मैडम। प्रॉब्लम ज्यादा हो गया, बिल्कुल नहीं। हर अब जगह, हर बताइए, कास्ट में। मैडम, मणिपुर का बजट कौन संगठन देता ने है? आज तक प्रधानमंत्री का मुंह से कुछ नहीं निकला। तेलंगाना में आज सरकार नेपाल किसकी का है तो मणिपुर संगठन नहीं, चले हम गए। अलर्ट तो रहना तेलंगाना चाहिए। में बजट कौन allocate यहाँ करता है तो तेलंगाना मणिपुर बोले चले तो जाएंगे। भारत देश में पूरा भी अरे होने दो, तेलंगाना में सरकार जहाँ किसकी भी है तो होने बता दो, दीजिए। हमारा सरकार है। मैडम, आप हम प्रोफेसर आए हैं, बोल के भी सरकार हम लोग किसकी है? अभी तक सर, मुझे ऐसा लग रहा है, चलिए और हम लोग अच्छा कर रहे ठीक है, हैं काम। समय आप भी एक हो बार गया check कर और लो। आप हम दोनों, मुझे यही ऐसा लग रहा था बात कि है, एक दूसरे से बदला ले रहे थे इससे पूरी पहले चर्चा में सरकार में आपका कि support उन्होंने था, बोला तो इसीलिए वो लोग मैं अच्छा नहीं काम बोलने कर दूंगा, लेते वो थे। बोलेंगे तो मैं अभी नहीं वो लोग बोलने दूंगी। पूरा और सर, ये चौपट अच्छा करके मैसेज गया। नहीं जाता, इसीलिए वो बहुत अंदर का गंभीर बात भी विषय सुनना था। पड़ेगा किसका आपको। नेतृत्व होगा, क्या आप होगा, ऊपर से कैसे हमें बात समझना है, करना कितना मुझसे नहीं अलर्ट होगा। होना है, ये स्थितियां परिस्थितियां यहाँ ना बन जाएं, उन सारे पॉइंट पर हम बात कर रहे थे। लेकिन ठीक है, पक्ष विपक्ष है, ये होना था, पर इस तरीके से इस विषय पर तो उम्मीद नहीं थी। खैर ठीक है, समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, यदि ये बात आती है कि भारत के परिपक्ष में क्या कभी ऐसा हो सकता है, नहीं, फिलहाल स्थितियां परिस्थितियां नहीं हैं और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जो हो रहा है पड़ोसी मुल्क में, वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है, क्या धीरे धीरे ये चीज़ें हुई हैं, इन सारी चीज़ों को समझ के सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग वहाँ से फरार हुए हैं, जो वहाँ से कैदी भागे हैं, आप बॉर्डर को देखिए, सीमाओं को देखिए, कोई वीज़ा भी नहीं लगता, वो आके यहाँ पे किस तरह की चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कोई सबूत और प्रमाण नहीं है ना कि वो भाग के कहाँ जाएंगे। तो आसपास की जो बॉर्डर सीमाएं हैं वहीं जाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत गंभीरता से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी आने वाला समय कैसा होगा, कौन नेपाल को समझेगा, किसका नेतृत्व होगा, ये मुझे लगता है बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।